भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है। जैसा कि आपको बता दिया है दीदी ने, हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं। हम आज आप सभी को योग और प्राणायाम के बारे में बताने के लिए आए हैं कि योग और प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है ना। क्योंकि योग और प्राणायाम क्या होता है, योग क्या है, आखिर योग होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि योग होता क्या है। तो योग है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सबसे पहले तो यही योग है ना। आज के समय में हम योग को क्या समझ लेते हैं कि योग एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है जिससे हम एक्सरसाइज को ही लोग योग मान लेते हैं ना, कि हाथ पैर को हिलाना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, खेलना कूदना ही योग हो गया है ना। लेकिन योग का जो सही मतलब है, सही मीनिंग है, वो क्या है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है ना, यही योग है। लेकिन आज के समय में जो लोगों ने समझ रखा है इस प्रक्रिया को कि योग को योगासन हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है, ध्यान हो जाता है, या फिर योग को क्या समझ लेते हैं लोग, एक्सरसाइज है ना। क्योंकि इसको भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखे कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो वैसे ही योग का अर्थ क्या हो गया, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं वो क्या होती है, योगा, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, है ना। अब हम जानेंगे कि गर्भावस्था में योग की क्यों आवश्यकता होती है ना। योग तो कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी वो आवश्यक होता है, लेकिन गर्भावस्था में इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था के समय में हमारे अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, है ना। शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं कि हमारे अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सारे बदलते हैं, है ना। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। और क्या होता है, जो योगाभ्यास से जो न्यूरोमस्कुलर संतुलन होता है वो हमारे बदलते हैं। हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो बदलते हैं। मानसिक परिवर्तन कैसे होते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, या फिर क्या होता है, हमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं देखी गई हैं जिसके माध्यम से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, है ना। और शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन जैसे कि हमारे पैर भारी हो जाते हैं ना, पैर फूल जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा पेट का जो वजन होता है सबसे ज्यादा पैरों पे पड़ता है ना। पैरों पे पड़ता है तो उसके उसी से क्या होता है, हमारे पैर भारी हो जाते हैं, कमर में दर्द हो जाता है, स्पाइन में दर्द हो जाता है। और क्या होता है, हमारा पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा आगे आती है ना। तो इन सबको दूर भगाने के लिए, अपने शरीर से इन सबको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, योगाभ्यास का क्रम करते हैं। योगाभ्यास को हम अपने जीवन में उतारते हैं उन दिनों, किन दिनों, जिन दिनों हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती है या कम नींद आती है ना, पैर में सूजन हो जाती है, कब्ज होती है ना, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। और क्या होता है, गर्भावस्था के समय में डायबिटीज हो जाती है। एक डायबिटीज अलग होती है, और एक डायबिटीज जो गर्भावस्था के समय में होती है वो स्वयं से डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि गर्भावस्था के समय में कुछ लेवल जो शुगर का होता है वो बढ़ जाता है ना। मॉर्निंग सिकनेस लगती है कि सुबह हमें उठने का मन नहीं करता, थकान लगती है। और क्या होता है, हमें चिंता होती है कि कैसे होगा ये सब कुछ, है ना, भय, चिंता, हाइपर एसिडिटी, भूख कम लगना, थकावट, शरीर दर्द, उच्च रक्तचाप, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं कि हमारे जब ये इतना बॉडी में चेंजेस आता है, इन 9 महीनों के बीच में आता है ना। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए, उन सबको अपने शरीर से थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, योगाभ्यास का
प्राणायाम का और ध्यान का अभ्यास करते हैं, है ना। अब योग योग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सावधानी भी बरतनी होती है ना, क्योंकि हम योग में क्या करते हैं, अपने पैरों को, अपने हाथों को कहीं पे करना होता है ना। लेकिन उसके लिए जो गर्भावस्थाएं महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी सावधानियां होती है। कौन कौन सी सावधानियां? पहली सावधानियां ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको, उनको नहीं करना चाहिए, या फिर उनको डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमें जल्दी से चिड़चिड़ापन, जल्दी से गुस्सा, या फिर बहुत सारी हमारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलती है ना। या उनको जिनके जो गर्भावस्था के समय में जो हेलो प्लेसेंटा दीदी। होता है ना, वो नहीं। हेलो जी। दीदी। जी। आप लाइव में योगा सिखाओ ना, प्लीज दीदी। योगा हाँ बिल्कुल, हम अभी आपको हाँ। सिखाएंगे। पहले आपको इसके बारे में बता दें सावधानियां और क्या होता है ना, फिर आपको देख के भी ओके दीदी, थैंक यू। दिखाएंगे कि कैसे होता है ये सारे आसन, ठीक है। ओके दीदी। हाँ। जी। तो इसमें सावधानियां, दूसरा क्या है, प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो जिनको प्लेसेंटा नीचे की ओर आ जाता है ना, उनको भी ये जो योगाभ्यास है, खुद से स्वयं से कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम नहीं करना होता। उन्हें भी किसी योग प्रशिक्षक या फिर डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना होता है। तीसरी क्या होती है, जिनके गर्भाशय का मुख खुला होता है ना। और चौथी, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग भी होती है, तो उनको भी कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम अपने स्वयं की इच्छा से नहीं करना चाहिए। और चौथी क्या आती है, जो ट्विंस होते हैं जिनके, है ना, ट्विंस होते हैं किन्हीं के, तो उनको, उनका में क्या होते हैं, बहुत सारे ज्यादा ही चेंजेस आते हैं, पेट भारी होता है, बड़ा होता है, तो वो भी आसन जल्दी से नहीं कर सकते। पेट पे दबाव पड़ने वाले आसन से हमें बचना चाहिए, जिसपे हमें ज्यादा आगे की ओर झुकना पड़ रहा हो या पीछे की ओर झुकना पड़ रहा हो, ये आसन हमें नहीं करने चाहिए, है ना। और जो हमारे पेट के नीचे दबाव ज्यादा डालते हैं, निचले भाग पर दबाव डालते हैं, उन आसनों से हमें बचना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें योग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले के 3 महीने, है ना, 9 महीने होते हैं, उसमें से जो पहले के 3 महीने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ, इसमें हमें योग आसन योग आसन तो हमें करने ही नहीं है, प्राणायाम कुछ कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर हो सके तो हमें टहलना चाहिए, है ना। टहलना बहुत ही जरूरी होता है, तो हम टहल सकते हैं, लेकिन आसन तो हम नहीं कर सकते। फर्स्ट 3 मंथ में हम प्राणायाम कर सकते हैं। और क्या होती है, ये तो हो गई सावधानियां की बात। उससे के बाद आती है, उससे पूर्व हम तैयारियां कौन कौन सी करें, है ना, क्योंकि हमें योगा तो करना है। अब हम योगा किसी भी टाइम, किसी भी समय तो नहीं कर सकते ना, कि अभी मन हुआ तो योगा कर लेते, नहीं। उसका भी एक समय होता है, और हमारी बॉडी का भी एक लेवल होना चाहिए कि हम, हमारी बॉडी योगा करने के लिए कैसी होनी चाहिए, कि हमने खाना खाया है, कितनी देर पहले खाया है ना। खाने का डिफरेंस हमें देखना है, कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद योगासन नहीं करना होता, कितनी देर बाद करना होता है, 3 से 4 घंटे बाद, खाना खाने के 3 से 4 घंटे। कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है उसका इसमें लेना देना नहीं होता, प्रेग्नेंट है या नहीं है, योग आसन प्राणायाम की प्रक्रिया है वो सबके लिए होती है ना। तो 3 से 4 घंटे का जो डिफरेंस है वो खाने के बाद सबके लिए होना चाहिए। और सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है, जब हम सुबह सुबह करें, ब्रह्म मुहूर्त में, या प्रातः काल खाली पेट, है ना, खाए ना हो कुछ, और सुबह सुबह हम योग करें, तो सबसे अच्छा माना जाता है उसको, है ना। कैसे करें, सबसे पहले सुबह उठे, है ना, आत्मबोध तत्व बोध की साधना कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अपना मल मूत्र त्याग करके, अब हम पानी पी के, थोड़ा सा पानी पीकर, ज्यादा पानी नहीं पीना अभ्यास से पहले, थोड़ा सा पानी पीकर हम क्या करते हैं, योगाभ्यास का क्रम कर सकते हैं, है ना। या फिर थोड़ा खुला इन्वायरमेंट हो, जैसे छत पे हम बैठ गए, या कोई पार्क में बैठ गए, है ना, स्वच्छ ताजी हवा होनी चाहिए हमारे आसपास, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कमरा हो, कोई विंडो ना हो, खिड़की ना हो, तो उसमें से हमें हवा ना मिल पाए, है ना। हवा का जो आवागमन है ना, आना जाना, वो होना चाहिए। कोई अगर हम रूम में कर रहे हैं तो थोड़ा विंडो खुली होनी चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए। या फिर हम छत पे कर सकते हैं, मतलब हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। चौथी चीज क्या होती है, कि हमें ढीले ढाले कपड़े पहन के योगासन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो योग आसन प्राणायाम कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, साइड में, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे टाइट कपड़े होंगे तो वो हमें दिक्कत करेंगे, और क्या होगा, उससे दबाव पड़ेगा, है ना, हमारे शरीर पे दबाव पड़ेगा। इसीलिए हमें ढीले ढाले कपड़े पहन के योग करना चाहिए, है ना। और जब हम योगासन कर लेते हैं, उसके
30 से 45 मिनट बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम योग किए और अभी 5-10 मिनट ही वो हमने खाना खा लिया, नहीं। क्योंकि योग करने के बाद हमारे अंदर से एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन निकलती है ना। तो उसको सिक्योर करने के लिए, मतलब उस जो एनर्जी हमारे अंदर से, हमारे शरीर से निकली है, वो इधर उधर ना जाए, बाहर वातावरण में ना जाए, हम उसको अपने शरीर में इकट्ठा कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 से 40 मिनट बाद भोजन करें, है ना। पहली चीज कि हमें 3 से 4 घंटे होने चाहिए, उसके बाद योग करना है, और योग करने के बाद भी 30 से 40 मिनट के बाद हमें खाना खाना चाहिए, है ना। और योग आसन करना है तो ऐसे ही हम डायरेक्ट नीचे बैठ के, मतलब फर्श पे बैठ के नहीं कर सकते। थोड़ा सा कुछ कपड़ा या दरी या मैट जैसा कुछ बिछा के करना है, क्योंकि जो हम योग, जो प्राणायाम करते हैं ना, बताया ना, उससे एनर्जी निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है, तो वो हमारी सारी जो धरती होती है ना, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो हमारी जो एनर्जी है उसको सोख लेता है, नीचे की ओर खोज खींच लेता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक दरी या कोई कपड़ा बिछा के ही उस पे हम योग आसन करते हैं ना। क्योंकि योग में क्या होता है, एनर्जी, वाइब्रेशंस निकलती है। अब हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान योगासन के क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। क्योंकि हमारे बहुत सारे लाभ होते हैं गर्भावस्था में योग आसन करने से। पहला लाभ क्या होता है, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, है ना, जो पैर के और पेट के बीच का हिस्सा, पेट से नीचे और पैर के ऊपर जो पेल्विक मसल्स होती हैं, उनको लचीला बनाता है, जिससे हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, योग अभ्यास के माध्यम से अपनी पेल्विक मसल्स को लचीला बनाते हैं। और क्या करते हैं, अपनी हड्डियों को, अपनी पैर की हड्डियों को, अपनी कमर की हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। और क्या होता है, जो गर्भाशय को जो तनाव मुक्त करता है ना, हमारे अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलता है, उनको ना एक लेवल पे लाता है। हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि टेंशन का, तनाव का हार्मोन होता है। इस समय इसका स्राव अधिक होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर भय, चिंता, ये सब कुछ आने लगती है कि कैसे होगा, अब हमें ये दिक्कत हो रही, कहीं कमर में दर्द होता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो हमारे अंदर नॉर्मली है कि हमारे अंदर भय, चिंता, ये सब आ जाता है। तो उससे दूर करने के लिए क्या होता है, योगासन का अभ्यास करते हैं, है ना। जो कमर में दर्द, पैर में दर्द और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है, उसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, योगाभ्यास का क्रम करते हैं, योगाभ्यास का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे करना है, कौन कौन से आसन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन सा ध्यान करना है और कैसे करना है इन आसन को, है ना। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। 1 मिनट बस, हम बस अभी आपको बताते हैं। तो कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम करने से पहले हम क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, है ना, छोटा व्यायाम। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है, हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, खोलते हैं, है ना। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ बोन बोन से कनेक्ट होती है, उस जॉइंट्स को हम खोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, आलस, प्रमाण, मूर्ता आ जाती है। तो उस उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही हम कोई आसन, कोई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना। जैसे हमें कहीं चढ़ना है, कोई सीढ़ी चढ़ना है, तो उसके लिए एक एक कदम रखना होता है। तो पहला कदम योग का क्या होता है, सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है, वो होता है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या होता है, पवन मतलब वायु, है ना। उसको मुक्त करने का आसन, मतलब अपनी इस जो शरीर से वायु को बाहर निकालना है, किस माध्यम से, योग के माध्यम से, है ना। तो हम देखेंगे कि पवन मुक्त आसन कैसे कर रहे हैं, है ना।
ये है नंदिनी त्यागी। ये आपको करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से योग आसन प्राणायाम करना है ना। हम बताते जाएंगे और ये आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पवन मुक्त आसन, है ना। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैर को आराम से सामने की ओर कर लेंगे, धीरे से। और हमें एकदम कंफर्टेबल बैठना है। कैसे? हम जैसे ही कंफर्टेबली बैठ सके आराम से। अगर हमें सहारा लेने की जरूरत है तो पीछे हम किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं, या हम तकिया पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमें आराम महसूस हो रहा हो उस तरीके से हम बैठेंगे। अपने पैरों को आराम से सीधा करेंगे, हो सके तो अपने पैरों को आपस में मिला लेंगे, अगर नहीं हो सके तो थोड़ा सा इसमें हम स्पेस कर सकते हैं। फिर धीरे से इन जो पैरों की उंगलियां हैं इनका नमन करते हैं ना। उंगलियों को आगे की ओर झुकाते हैं और पीछे की ओर झुकाते हैं, लेकिन इसमें हमें श्वास का क्रम का भी ध्यान रखना होता है। कैसे? कि जब हम पैर की उंगलियों को आगे की ओर कर रहे हो तो श्वास छोड़ना है ना। और जब हम पैर की उंगलियों को पीछे की ओर कर रहे हो तो श्वास को लेना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियां आगे करेंगे, धीरे से श्वास लेते हुए पैर की उंगलियां अंदर की ओर करेंगे, एक बार फिर से करेंगे बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। ऐसे ही क्रम हमें 5 से 6, 6 से 7 बार हमें ऐसा करना है ना। फिर धीरे से क्या करना है, अपने ये जो पैर का पंजा है इसको आगे की ओर झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे को आगे की ओर झुकाएंगे, और श्वास लेते हुए पैर के पंजों को अंदर की ओर झुकाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। ये क्रम भी हमें 5 से 7 बार करना है। आगे की ओर झुकाएंगे, फिर अंदर की ओर झुकाएंगे। हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्वास का क्रम, है ना। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए इसको अंदर की तरफ झुकाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको गोल घुमाना है ना। इसको पैरों में करके इसको गोल घुमाना है। श्वास लेना है जब पैर सामने की ओर आता है, अंदर की तरफ जाए तो श्वास को छोड़ना है। ऐसे गोल गोल हमें घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 से 7 बार इसको करना है। आप सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कोई बता दीजिए कि आप सभी को। जी ठीक है। ऐसे ही इसको गोल गोल घुमाना है 5 से 7 बार। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अपने एक पैर को उठाना है, धीरे से अपने पैरों को उठाना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और इसको गोल घुमाना है, एक बड़ा सा गोला बनाना है बैठ के, है ना। ऐसे गोल घुमाना है इसको। श्वास का क्रम का ध्यान रखेंगे। श्वास लंबी गहरी लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, और इसको गोल घुमाना है अपने पैरों को। इसका भी क्रम हम 5 से 7, 7 से 10 बार धीरे धीरे इसके क्रम को बढ़ाएंगे। फिर धीरे से अपने दूसरे पैर से करेंगे, गोल घुमाएंगे अपने दूसरे पैर से 5 से 7 बार, जितनी बार हो सके। पहले गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। 5 से 7 बार। फिर धीरे से अपने पैरों को अपनी जांग पे रखेंगे, एक पैर को उठा के अपनी जांग पे रखेंगे, और दूसरे हाथ से उसको पकड़ेंगे, पंजे को जैसे ये दीदी ने पकड़ रखा है, अपने पंजे को पकड़ेंगे। और इस पैर को क्या करना है, नीचे की ओर प्रेस करना है और ऊपर की ओर उठाना है। इससे क्या होता है, हमारी जो पेल्विक मसल्स है, कमर की जो मसल्स है वो खुलती है। धीरे से अपने पैरों को नीचे करना है, और फिर पैर को ऊपर उठाना है ना। पैर को प्रेस करके अपने मसल्स को, पेल्विक मसल्स को खोलने की कोशिश करना है। और जितना आराम से, जितना आप कंफर्टेबल होकर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। कोई जबरदस्ती, कोई जोर नहीं होगा, आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेंगे आराम से। धीरे से अपने पैर को नीचे जब आए तो जमीन पे लगाने की कोशिश करना है, प्रेस करना है, और ऊपर आए तो उठाना है। फिर दूसरे पैर से करेंगे, पैर को नीचे की ओर झुकाएंगे,
फिर धीरे से ऊपर उठाएंगे। ऐसे ही इस क्रम को हम 5 से 7 बार करेंगे। सामने ले आइए अपने पैर को। इस क्रम को हमें 5 से 7 बार करना है। अब क्या करना है, अपने हाथों से करना है ना। अपने हाथों को सामने रखेंगे और इसको क्या करना है, खोलना है और बंद करना है, खोलना है बंद करना है। मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी खोलनी है, मुट्ठी बंद करनी है, 5 से 7 बार। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कलाई से अपने हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। धीरे धीरे इसका विक्रम हमें 5 से 7 बार करना है। अब हमें क्या करनी है, इसकी मुष्टिका बनानी है। अंगूठा अंदर, 4 उंगली से अपने अंगूठे को बंद करेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे क्रम हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कैसे करना है। आप सभी को कुछ समय तक इसे 5 से 7 बार करना है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर धीरे से अपने हाथों को सामने से कंधे पे रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, बाहर। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए हाथ अंदर। फिर हाथों को साइड में करेंगे, है ना। हाथ कंधे पे रखकर हाथ साइड में करेंगे। फिर हम इसको बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, बाहर, श्वास लेते हुए, फिर अंदर। इस क्रम को भी हमें 5 से 7 बार, 7 से 10 बार दोहराना है। फिर क्या करना है, हाथों को अपने कंधे पे रख के गोल घुमाना है। अपने कंधों से गोल घुमाना है आराम से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, उल्टे क्रम में हमें घुमाना है। इसको भी हमें 5 से 7 बार करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ग्रीवा संचालन। ग्रीवा मतलब गला, गले का संचालन। इसको भी हमें बहुत आराम से करना है ना। आराम से हम बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में बैठना चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। और ये आसन कौन सा होता है, वज्रासन। इसमें भी हमें बैठकर क्या होता है, हमारा डाइजेशन जो होता है वो अच्छा था, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम में कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हम वज्रासन में बैठ के क्या करते हैं, अपनी पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पाचन अच्छे से हो। इस वज्रासन में बैठ के हम क्या करते हैं, फिर ग्रीवा संचालन। धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर। ये क्रम भी 2 से 3 बार करेंगे। फिर क्या करेंगे, बीच में लेकर आएंगे अपने सिर को। अब दाईं ओर, राइट साइड अपने सिर को झुकाएंगे, झुकाएंगे। फिर बीच में लेकर आएंगे, फिर बाईं ओर अपने सिर को झुकाएंगे। इस क्रम को 3 से 4 बार करेंगे। फिर अपने सिर को ट्विस्ट करेंगे, बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे, ऐसे देखना है। फिर बीच में लेकर आएंगे, फिर दाहिनी ओर अपने सिर को ट्विस्ट करेंगे। इस क्रम को भी हमें 3 से 4 बार करना है। फिर अपने सिर को गोल घुमाना है, धीरे धीरे से, एकदम आराम से। जितनी आराम से ये दीदी आपको करके दिखा रही है ना, उतनी ही आराम से आपको गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। इस क्रम को भी हमें 2 से 3 बार करना है। ये हुआ हमारा सूक्ष्म व्यायाम। फिर इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है, सिर को रोक देना है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब हम थोड़े आसन आपको करके दिखाते हैं कि कौन कौन से आसन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे करने चाहिए। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम धीरे से खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को सामने से ऊपर की ओर करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे और हाथों को फोल्ड करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। और जितना हो सके उतने अपने पंजे को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना आप सभी से हो सके, जितना आप कर सकते हैं उतना अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, यहीं पे रोकेंगे। फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे और अपने हाथों को अपने सिर पे रखेंगे। इस क्रम को 2 से 3 बार करेंगे। हाथ ऊपर करेंगे, पंजे ऊपर करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे धीरे से। इस क्रम को हम 2 से 3 बार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमर की एक्सरसाइज, है ना। कमर की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, अपने हाथों को कमर पे रखना है और इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करना है। फिर अपने पैरों में अपने कंधे की बराबर दूरी रख लेंगे जैसे है। फिर गोल गोल इसको घुमाना है।
है ना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दोनों दिशाओं में अपने कमर को घुमाना है। इसके बाद हम कुछ आसन्स करते हैं जो हमारी पेल्विक के लिए, हमारी जो स्पाइन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम आएंगे मार्जरी आसन में। अपने हाथों को सामने से रखेंगे और अपने पैरों को साइड में रखेंगे, है ना। इसे काऊ और कैट पोज भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, अपने हाथों को सामने और अपने पैरों को पीछे, बराबर दूरी पे पैर में होना चाहिए, बराबर दूरी हाथ में होना चाहिए। फिर अपने सिर को नीचे करते हुए श्वास को लेना है, सिर को नीचे करना है, और ये जो है ना अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर कर्व बनाना है। यहाँ पे कर्व बनाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए इस कर्व को छोड़ना है, कर्व को नीचे जैसे कैट होती है वैसे करना है, अपने सिर को ऊपर की ओर झुकाना है ना। फिर इस क्रम को भी हमें 2 से 3 बार करना है, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सिर को नीचे करेंगे, फिर सिर को ऊपर करेंगे, और कमर में भी क्या करेंगे, ट्विस्ट लाएंगे, ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वैट पोज, है ना। कैसे होता है स्क्वैट पोज, आ जाएंगे हम मनासन में। हम सभी बैठेंगे, जैसे बैठते हैं ना मल आसन में, आप सभी को पता होगा स्क्वैट पोज, मल आसन। अपने दोनों पैर को बिठा के इससे क्या करते हैं, हम अपनी पेल्विक को मसल्स, पेल्विक की जो मसल्स है उसको खोलते हैं ना। इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ती है ना इस अभ्यास से, क्योंकि इससे हम अपने पेल्विक रीजन की मसल्स को क्या करते हैं, खोलते हैं। धीरे से क्या करना है, अपने हाथों को साइड में करना है, और इससे अपने पैर की ये जो मसल्स है इस हाथ से, इसको प्रेस करने की कोशिश करना है ना, प्रेस करने की, ऐसे प्रेस करने की कोशिश करना है। और श्वास का क्रम भी ध्यान रखना है, श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। इस क्रम को हमें जितनी देर हो सके, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट करना है, आराम से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बैठ के। इसके बाद हम करेंगे चेयर पोज, है ना। चेयर पोज अगर आप नॉर्मली ना कर सके तो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं ना। जैसे ये दीवार है तो इसमें हम खड़े हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा अपने हाथों को क्या करना है, सामने की ओर करना है और झुकना है, दीवार से लग कर ही। अगर आप आराम से बिना दीवार के नहीं खड़े हो सकते तो ऐसे दीवार पे अपने कमर को टिकाना है, जैसे ये है, दीवार से सटा के अपने पैरों को नीचे से मोड़ना है और अपने हाथों को सामने करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कोई भी चेयर लेकर आप उसको पकड़ के और झुक सकते हैं, है ना। इस क्रिया को आप 5 से 6 बार, 6 से 7 बार कर सकते हैं, स्क्वाट पोज। इसके बाद हम जानेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में, है ना। कौन कौन से प्राणायाम है जो हमें करने चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम सभी जानेंगे कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएंगे, जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन नहीं लग पाएगा तो आप आराम से सुखासन में, या फिर पैर थोड़ा सा दूर करके, या वज्रासन में, जैसे आप बैठना चाहे वैसे बैठेंगे। फिर अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा कैसे, अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को थंब की रूट में लगा देंगे, पहली उंगली दूसरी उंगली को अंगूठे की जड़ से लगा देंगे, और अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, और बाई नासिका से श्वास को लेंगे गहरी लंबी, और थोड़ी देर रोकेंगे। फिर अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे श्वास को रोकना नहीं है, है ना। जो नॉर्मल होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनको श्वास को रोकना होता है, हम भूल गए हैं। आप सभी को श्वास नहीं रोकना है, बस श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ देना है, फिर श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ देना है। ये कौन सी क्रिया हो गई, अनुलोम विलोम की क्रिया, है ना। इसे हमें 5 से 6, 6 से 7 बार करना है। इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ही
यही मुद्रा रहेगी प्रणव मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब की रूट में लगा देंगे और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे 3 बार। फिर से लेंगे और फिर से छोड़ेंगे, फिर से लेंगे फिर से छोड़ेंगे 3 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से और राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार श्वास लेंगे और 3 बार श्वास छोड़ेंगे। एक बार लेंगे फिर एक बार छोड़ेंगे, फिर एक बार लेंगे एक बार छोड़ेंगे, फिर करेंगे ऐसे 3 3 बार अल्टरनेट क्रम में करेंगे, है ना। उसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे अपने घुटनों पर। फिर दोनों नासिका से श्वास को लेंगे, फिर दोनों नासिका से श्वास को छोड़ देंगे धीरे से। ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम करेंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम, है ना। प्राणों का आकर्षण, परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये प्राणायाम बताया है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, प्राणों का आकर्षण करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। उसके बाद श्वास को धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को भरना। और ये हमें सोचना है कि हमारे आसपास की जो शुद्ध वायु है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। हमारे अंदर शीतलता, हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा चित्त शांत हो रहा है, हम अंदर बाहर से स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे अंदर श्वास के माध्यम से दिव्य चेतना अंदर जा रही है। फिर श्वास को भरना है लंबी गहरी, अपने लंग्स रीजन को भरना है, फिर अपने पेट के रीजन को भरना है, फिर श्वास छोड़ना है, पहले लंग्स को खाली करना है, फिर अपने पेट को खाली करना है। ये क्रम भी 5 से 6 बार करेंगे। ये हमारा हो गया तीसरा प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब हम इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, है ना। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दो चीजें होती हैं। पहली होती है कि अपने इंडेक्स फिंगर से, है ना, सिर्फ इंडेक्स फिंगर को अपने कान को बंद करेंगे, दोनों कान को हाथ साइड में, और जैसे भवरा गूंजता है वैसे गुंजन की आवाज निकालेंगे। इस क्रम को भी हम 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, है ना। ये जो वाइब्रेशन निकलती है ना, इसको अपने मस्तिष्क में फील करना है। एक ये मुद्रा होती है इंडेक्स फिंगर से, और दूसरी एक मुद्रा होती है सन्मुखी मुद्रा, है ना। इससे जो इंडेक्स फिंगर है उसे अपने भौहों पे रखना है, जो मिडिल फिंगर है उसे अपनी आंखों को बंद करना है, और जो रिंग फिंगर है उसे अपने नासिका को पास रखना है, और फोर्थ फिंगर को नीचे, और अंगूठे से अपने कान को बंद करना है। फिर वही सेम प्रोसेस, जो गुंजन होता है वैसे आपको गुंजन करना है। हम्म। तो हमने आपको बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और प्राणाकर्षण प्राणायाम, और लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम। और हमने आसन्स बताए। इन सबका उपयोग करके, इन सबका अभ्यास करके आप जो गर्भावस्था का समय है उसको इनहेंस कर सकते हैं, है ना। उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो जो सावधानियां बताई हैं, किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, है ना, उसका आपको खास ध्यान रखना है ना। अगर आप उस टाइम पे करेंगे तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती है ना। जो जो मैंने बताया, जैसे पेल्विक रीजन नीचे होता है, या ट्विंस होते हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको जो ये समस्याएं होती है, और पहले पहले के 3 महीने में आपको कोई भी योग आसन नहीं करना, प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम में भी क्या ध्यान रखना है कि श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप योग आसन और ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो आपको आपका शरीर, आपका जो ये जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, वो बहुत ही आराम से और बहुत ही स्वस्थ तरीके से बीतेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात को सुनने के लिए। प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर जो प्रेगनेंसी में कैसे योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी सरल रूप से और प्रैक्टिकल भी साथ में लगा के बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें को आज अच्छा गाइडेंस मिला है।
वैसे ही दूसरी बेटी नंदिनी हमारे बीच है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो हमारा एक शांति कुंज हरिद्वार का बहुत ही अच्छा, वहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाता है और उनके जो भी सीखा है उसको जन-जन के बीच इंटर्नशिप के माध्यम से कैसे गुरुदेव के विचारों को और कैसे ये प्रैक्टिकली जो लाइफ है उसको कैसे जीना चाहिए, वो वहाँ से सिखाया जाता है। और वो ये बच्चे बहुत ही अच्छा जो ज्ञान होता है उनका, वो इंटर्नशिप के माध्यम से सबके बीच देते हैं। तो आज हमारा एक सौभाग्य है कि जामनगर उपज़ोन के माध्यम से ये दोनों बेटियाँ हमारे बीच है। तो आइए हम अभी मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में कैसी होनी चाहिए और डाइट हमारा कैसा होना चाहिए प्रेगनेंसी में, उसके बारे में बताएगी नंदिनी गुप्ता। प्रणाम सभी को। तो जैसा कि आपको अभी दीदी ने बताया, हमारा नाम नंदिनी त्यागी है। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से आए हैं 1 महीने के लिए इंटर्नशिप से, जामनगर में है। और इस समय हम आप लोगों से यहाँ पर साझा करने वाले हैं आज कि स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य में आहार की क्या महिमा है। आहार क्यों ज़रूरी होता है गर्भावस्था के समय पर स्वास्थ्य के लिए हमारे। देखिए, आहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है गर्भावस्था के लिए कि जैसा हम आहार खाएँगे वैसा ही संस्कार, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी। जैसा हम आहार लेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। ये बोला जाता है कि जैसा खाएँ अन्न वैसा बने मन। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि आहार बहुत इम्पोर्टेंट है गर्भावस्था के समय पर। जैसा हम आहार लेंगे वैसे ही संस्कार हमारे बच्चे के बनते चले जाएँगे। तो आयुर्वेद के अनुसार ना आहार को 3 भाग में डिवाइड करा गया है। 3 भाग में कैसे करा गया है? एक बताया गया है मितभुज, एक बताया गया है हितभुज और एक बताया गया है ऋतभुज। अब ये क्या होते हैं? इनके बारे में जानते हैं। तो एक होता है हितभुज। हितभुज मतलब जो हमारे लिए हितकारी है, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। दूसरा जो है मितभुज। मितभुज मतलब समावस्था में, जितना सही है हमारे लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा होता है ऋतभुज। ऋतभुज मतलब ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। जैसे जो फल ऋतु में आते हैं, जो सब्जियाँ ऋतु के अनुसार हमारे आस-पास के एरिया में उगती हैं, उगाई जाती हैं, उन्हीं का हम सेवन करें। हम ऐसी सब्जियों का या ऐसे चीज़ों का, ऐसे प्रोडक्ट्स का हम यूज़ ना करें जो आर्टिफ़िशियली बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं या फिर उनके अंदर फ्लेवर डाल दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ये इसी सीज़न में आ रहे हैं। क्योंकि जो सब्ज़ी जिस सीज़न में आती है, वो उसी सीज़न में हम खा सकते हैं। अगर हम अदर सीज़न से उगाई हुई सीज़न की मतलब गर्मियों के सीज़न की सब्ज़ी हम सर्दियों में खाएँ, तो वो आर्टिफ़िशियली बनाई जाती है। और उनमें केवल केमिकल्स का यूज़ होता है और वो आर्टिफ़िशियल केमिकल्स बहुत हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। वो इतने हानिकारक होते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी हमारी धातुएँ होती हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं। उनसे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलते बल्कि जो पोषण हमने थोड़ा बहुत सही खाने से लिया है, उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। तो हमें सही खाना खाना चाहिए। दूसरा, हमें कितनी अमाउंट में खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि हम गर्भावस्था में हैं तो हम हर टाइम खाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, इतना पेट भर के खा रहे हैं ये सोच के कि हमारे बच्चे को खाना मिलता रहे, नहीं। उसको भी बहुत थोड़े-थोड़े अमाउंट में चाहिए, तो उसका भी एक तरीका होता है, हम आपको भी बताएँगे कि क्या डाइट होनी चाहिए गर्भावस्था के समय पर। तीसरा बताया है जो हितकारी है, जो हमारे लिए हितकारी है। मतलब हितकारी क्या है? हमारे सभी वेदों, पुराणों में, सभी में चर्चा की गई है कि हमें हितकारी वही भोजन खाना चाहिए जो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने अपनी असली प्रवृत्ति में दिया है ना? हम लोग लेकिन क्या करते हैं? हम लोग विपरीत कर रहे हैं। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? आज का मनुष्य कर रहा है कि मांस, मीट, मदिरा, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका जितना कुसंस्कार बच्चे पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें सेवन करेंगे जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, उनका हम सेवन करेंगे तो उनका प्रभाव भी नकारात्मक ही हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हितकारी होना चाहिए, दूसरा वो हमारे लिए सही भी होना चाहिए और तीसरा वो ऋतु के अनुसार बना हुआ होना चाहिए। जिस सीज़न में जो फल आ रहे हैं, जो सब्जियाँ आ रही हैं, हम उन्हीं का सेवन करें।
तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये बोला गया है स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हमें अब क्यों ज़रूरी है? आयुर्वेद में ये बात की गई है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब कि जब हमारा आहार, विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या ये सभी बैलेंस मात्रा में होता है ना, तभी हमारा योग हमें सुख प्रदान करता है। जैसे अभी हमने योग की बात करी, लेकिन आप योग तो कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यौगिक क्रियाएँ करी, आपने सुबह उठे, रोज़ योग करा, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, पर आपने अपना आहार सही नहीं रखा, तो आपको योग का लाभ मिलने की जगह पर योग के दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर आप योग कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको डाइट भी अच्छी लेना, सात्विक डाइट लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से योग क्या काम करता है कि इसमें हमारे अंदर जो बॉडी की फंक्शनिंग है ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग उसका काम करता है। जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारा खाना पच रहा है, फिर वो जैसे जो रस होते हैं खाने के, वो हमारी शरीर में लगेंगे, वो हमें पोषण प्रदान करेंगे। तो वो सारा कार्य हमारा योग से होता है और पोषण कब प्रदान होगा? जब हम आहार अच्छा लेंगे। तो आहार अच्छा होगा तभी योग लाभ देगा, लेकिन आहार अच्छा नहीं हुआ तो योग भी उसका दुष्परिणाम हमें प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी डाइट को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कुछ और बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे हम लोग पानी को भूल जाते हैं अपनी डाइट में, है ना? हम लोग सोचते हैं कि पानी तो कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पानी में तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, पर नहीं, पानी इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि पानी में वैसे पोषक तत्व नहीं होते, पर पानी से ही हमारा पूरा शरीर चल रहा है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव, बहुत नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चे पर, हमारे जो जन्म देने वाले हैं हम जिस शिशु को, उस पर प्रभाव पड़ता है। हमें पानी की इतनी मात्रा लेनी चाहिए कि दिन में कम से कम हम 8 से 9 ग्लास, 12 ग्लास हो पाए, 10 ग्लास हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। पर कम से कम हमें 7 से 8 ग्लास, 6 गिलास इतना पानी तो हमें पीना ही पीना चाहिए, कंपल्सरी है, बल्कि ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उस समय आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं अपने लिए भी, और दूसरा आपका उसी का कुछ अमाउंट जाकर आपके बच्चे को भी लग रहा है। तो हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है गर्भावस्था के समय में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पानी सुबह को उठकर ज़रूर पिएँ। 3 से 4 ग्लास, नहीं तो 2 से 3 ग्लास अवश्य। सुबह उठते ही सबसे पहले आप आँखें खुलती हैं तो आप गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी उस समय ज़रूर लीजिए। और क्या कहा जाता है कि पानी को अगर हम ऊर्जा प्रदान कर दें तो वो और अच्छा हमें प्रभाव देता है। अब पानी को ऊर्जा कैसे प्रदान कर सकते हैं? कि पानी जब आप सुबह सोकर उठते हैं, कई बार बोला जाता है कि जो सूर्योदय के समय जो होता है ना, वो बहुत ऊर्जावान समय होता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं सुबह के समय, वो बहुत ऊर्जावान होती हैं, है ना? तो उस समय हमें क्या करना है, अगर हम जितना हमें जल पीना है, हम एक किसी बड़े बर्तन में जल को भर के सूर्य की किरणों के सामने रख दें, सुबह को जल। और किस समय रखना है ये? ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य की किरणें आनी शुरू होती हैं, नई-नई किरणें उगती हैं और जब हमारे सामने वो पड़ती हैं, उस समय हमें जल को एक बड़े से बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखना है जिससे पानी तक वो रोशनी पहुँच जाए। किसी ऐसे बर्तन में नहीं कि बंद कर दिया, पानी तक रोशनी नहीं पहुँची, नहीं। ऐसे बर्तन में रखें जैसे कोई काँच का बर्तन हो सकता है, या कोई ट्रांसपेरेंट बर्तन हो जिसके अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश कर पाएँ। वहाँ पर आप उस जल को 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, और उस समय अगर आप उसी जल के पास बैठकर 1 बार, 2 बार, 3 बार गायत्री मंत्र बोल देते हैं, तो वो जल ऊर्जावान हो जाता है। वो जल इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि आपके शरीर को संस्कारित करेगा, आपको पोषण प्रदान करेगा और आपके शिशु को भी वो संस्कार प्रदान करेगा। ऊर्जावान जल होगा वो। तो आप इस तरह से अपने जल को, अपने भोजन को भी संस्कारित बना सकते हैं। दूसरा, जब भी आप जल ग्रहण करें, तो ऐसा ध्यान करें। देखिए 9 महीने का जो ये समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय आप एक ऐसी शक्ति को जन्म देने वाले हैं कि उसको आप जैसा बनाना चाहें। अगर आप चाहें कि हम किसी देवता को जन्म दे रहे हैं, तो आप किसी देवता को ही जन्म दे सकते हैं। आप उनके अंदर से संस्कार डाल सकते हैं। आपके हाथ में है, क्योंकि वो शिशु कहाँ है? वो ना तो किसी और दुनिया में है और ना वो अभी इस दुनिया में अभी बाहर आया है। वो आपके अंदर अभी पल रहा है, अभी बड़ा हो रहा है। तो आप जैसे उसको सिखाना शुरू करेंगे ना, अभी से वो वैसा बन जाएगा। गुरुजी ये बोलते हैं
कि बच्चे का ना पहला स्कूल क्या होता है, माँ का गर्भ होता है। तो वहाँ पे जैसा हम बच्चे को पालना शुरू कर देंगे, वो वैसा ही बाहर निकलने के बाद बनेगा। बाहर निकलने के बाद तो वो वैसा रिज़ल्ट देता है जैसा हमने उसको 9 महीने तक पाला है। तो 9 महीने हमें उसकी ऐसी देख-रेख करनी है कि ये मान लीजिए कि सारा ज्ञान, सारा जितना हम उसको संस्कारित बना सकते हैं, जितने गुण उसको हम प्रदान कर सकते हैं, वो इन 9 महीने में हम उसको प्रदान करें। तो भोजन एक ऐसा माध्यम है जो बहुत आसान है, सरल माध्यम है और इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा असरदार इसका प्रभाव पाया गया है। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाए गए हैं कि हम भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, जो भी हम खा पी रहे हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं अपने बच्चे को। या जो भी मंत्र हम कर सकते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र अगर आप करना चाहते हैं तो वो, नहीं तो कोई और मंत्र जो आप, वैसे गायत्री मंत्र को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जावान मंत्र साइंटिफिक रिसर्च में भी पाया गया है कि गायत्री मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है, सभी अन्य मंत्रों के कंपैरिजन में गायत्री मंत्र में सबसे हाई इफेक्टिव की वाइब्रेशंस होती हैं जो कि ऊर्जावान बना देती हैं हमारे वातावरण को। तो आप जब भी जल ग्रहण करें, जब भी भोजन ग्रहण करें, तो एक बार गायत्री मंत्र का जप मन ही मन कर लें। उससे आपका भोजन और आपका जल सुसंस्कारित हो जाएगा और वो आपको ऊर्जा अमृत तुल्य हो जाएगा। वो आपको अमृत के समान ही गुण प्रदान करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको जल धीरे-धीरे, घुट-घुट करके पीना है। मतलब धीरे-धीरे पीना है। एकदम ये नहीं कि प्यास लगी है तो 1 ग्लास लिया और पानी गट-गट करके पी लिया। नहीं, बैठकर पीना है जल, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। इसके पीछे भी एक साइंस है। हमें बैठकर जल क्यों पीना चाहिए? बैठकर इसीलिए जल पीना चाहिए क्योंकि हमारी जो आंतें हैं, जब हम बैठकर जल पीते हैं ना, तो वो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे पेट की तरफ चलता है ना? लेकिन अगर हम खड़े होकर जल पिएँ या खड़े होकर भोजन ग्रहण करें, तो हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ चला जाता है और जो ब्लड के माध्यम से गुण, पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलने होते हैं, वो उतने प्रभावी तरीके से हमें नहीं मिल पाते, जिससे बहुत प्रकार के रोगों की भी उत्पत्ति होती है। तो हमें जल बैठकर और थोड़ा-थोड़ा, सिप-सिप करके पीना चाहिए। पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पानी इसी तरह से पीते रहिए, ठीक है? और खाने के हमें 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले तभी जल लेना है। 1 घंटे बाद ही कोशिश करें लेना है। अगर आपको बहुत प्यास लगी तो थोड़ा-थोड़ा आप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ एकदम से भोजन के बाद बहुत सारा जल हमें ग्रहण नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये हो गई जल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि हमें डाइट में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए गर्भावस्था के समय। तो डाइट में कुछ मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, है ना? तो हमें गर्भावस्था के समय में प्रोटीन सबसे पहले शुरू के 3 महीने में, स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर्स में, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे महीने में हमें कुछ जो मेन चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, वो हम बता रहे हैं। तो उनमें पहली चीज़ आती है प्रोटीन। सबसे पहले 3 महीने में हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए, पर कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हम प्रोटीन वाली डाइट फ़ॉलो कर पाएँ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी त्वचा के लिए, हमारे रक्त के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए और जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और क्या होता है, उसी समय में हमारे बच्चे का विकास होना शुरू होता है। एक सेल से बहुत सारी सेल मिलती हैं, फिर बच्चे के थोड़े-थोड़े अंग बनने शुरू होते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन काम आता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। आपके शिशु का स्ट्रक्चर बनना प्रोटीन से शुरू होता है। तो आपको प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, शुरू के 3 महीने में ज़्यादा। प्रोटीन अब किस चीज़ में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है जैसे कि दूध में, दही में, टोफू होता है। टोफू होता है जो सोयाबीन से बनता है ना पनीर, वो वाला टोफू। वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है। आप उसको भी बना सकते हैं, उसका पनीर हम खा सकते हैं। या फिर सभी प्रकार की दालें जो होती हैं, उनमें सभी में क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि जिनमें बहुत हाई क्वालिटी में प्रोटीन पाया जाता है। या फिर हम मिक्स आटे का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि गेहूँ, चना, सोयाबीन, इन सब का आटा हम उपयोग कर सकते हैं। इनमें बहुत हाई रिच प्रोटीन होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इस समय में अगर हम प्रोटीन की डाइट अपनी अच्छी रख लें, प्रोटीन की अमाउंट अच्छी रख लें, तो बच्चे का विकास शुरू से ही बहुत अच्छे से होने लगेगा। तो आगे आपको इतना ज़्यादा दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा आता है
कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो बिना पॉलिश किए चावल होते हैं, मिक्स अनाज हो गए, शकरकंदी हुई, आलू हुए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है ना, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करना चाहिए। चावल खास करके आप ध्यान रखिए, बाजार में पॉलिश किए हुए चावल मिलते हैं, लेकिन उन चावलों में क्या होता है, उनके पोषण तत्व बहुत मात्रा में खत्म हो जाते हैं जब वो पॉलिश किए जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बिना पॉलिश किए हुए चावलों का उपयोग करें, तो ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल पाएंगे, मतलब हमें ऊर्जा मिल पाएगी ज्यादा। तीसरा है वसा। वसा मतलब फैट, ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है। और फैट का क्या इस्तेमाल होता है, ये आपने सुना होगा कि गर्भावस्था के समय में महिलाओं को घी ज्यादा खिलाया जाता है ना। क्यों खिलाया जाता है घी, ताकि उस समय में जब अंदर हमारी बॉडी के अंदर फैट ऐसा बढ़ रहा होता है, हमारी जो स्किन होती है, हमारे मसल्स होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे को भी स्पेस चाहिए। तो उसको भी स्पेस देने के लिए फैट्स की और वाटर की इनसे एक फ्लूइड बनता है, लिक्विड बनता है, जो कि उस बच्चे को जगह देता है ना। इसमें पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पानी से और चिकनाई से मिलकर ही वो स्पेस बनता है जहाँ पर बच्चा पलता और बड़ा होता है। अगर हम पानी का कम सेवन करें या फिर हम फैट का कम सेवन करें, तो बच्चा सही से, उसको जगह नहीं मिल पाती और वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, उसको जगह सही से नहीं मिल पाती। तो उसको अच्छे से जगह प्रदान करने के लिए, ताकि वो अच्छे से पल बढ़ सके, वो अच्छे से उसको स्पेस मिले बढ़ने के लिए, तो इसीलिए हमें जल का और वसा का, फैट्स का भी, हेल्दी फैट होने चाहिए पर उसका अच्छे से सेवन करना है। अब हेल्दी फैट में क्या आते हैं, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमें बाहर का ट्रांस फैटी एसिड वाली चीजें नहीं लेनी। जैसे उबला हुआ तेल होता है ना, जो कि जैसे बाहर की चीजों में आता है, जैसे बाहर के फ्राइड फूड होते हैं, बाहर के तली भुनी चीजें, उनमें क्या होता है, एक ही तेल को ना बार 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 उपयोग में लाया जाता है, जिसकी वजह से वो तेल हानिकारक बनता चला जाता है, उपयोगित नहीं होता, वो और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। और वैसा ही फिर खाना हम ग्रहण करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर के धातुओं को नष्ट करता चला जाता है। जितना हमने गुण लिया है, उन गुणों को भी नष्ट कर देता है हमारे शरीर में। बहुत हमारे जैसे कि वो बढ़ाता है हमारा, एक मिनट, हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कर देता है, हार्ट की डिजीज बढ़ती है हमारे खराब फैट लेने से। अगर हम खराब फैट लेते हैं, तो हमें फैट भी लेना है, हेल्दी फैट। अब हेल्दी फैट किस में होता है, हेल्दी फैट होता है गाय के घी में। हमें ये ध्यान रखना है कि आप दिन में कम से कम 5 चम्मच गाय का, देसी गाय का घी आप ग्रहण करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो बेस्ट है, वो हमें लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल या फिर जो जमने वाले घी तेल हैं, ऐसे आपको नहीं उपयोग करने, या फिर बार बार पका हुआ तेल का आपको उपयोग नहीं करना है। सरसों का तेल भी बेस्ट होता है आपको अगर उपयोग करना है, ऑलिव ऑयल या फिर मूंगफली का तेल, वो भी अच्छा होता है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो छोटी छोटी मात्रा में हमें अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत होती है। मतलब हम थोड़ा 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 खाएं, पर वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदान करती हैं। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें विटामिन होते हैं, जिनमें जिनमें मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं, जिनसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, हमारा पाचन संस्थान अच्छा काम करता है, हमारा बॉडी मजबूत होती है, त्वचा चमकदार होती है, खून की कमी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं, तो उनके लिए आप रेनबो डाइट फॉलो कर सकते हैं। रेनबो डाइट रेनबो डाइट क्या होती है, रेनबो डाइट मतलब जैसे तरह तरह के कलरफुल जो फ्रूट्स आते हैं ना बाजार में, जो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कोई हरे रंग के, कोई पीले रंग के, कोई लाल रंग के, तो जैसे भी जिस कलर के भी हैं, आपको अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स इकट्ठे करने और उनको अपनी डेली डाइट में ऐड करिए। दिन में ये सोचिए कि आपको खाना खाना है, और बीच बीच में जैसे नाश्ते के और लंच के बीच में एक बार आप खाने में फ्रूट्स ऐड करिए। या अंकुरित आप खा सकते हैं, अंकुरित जिनको नहीं पसंद, बेस्ट है वैसे अंकुरित अगर आपको लेने हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी आपकी आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रदान करते हैं, है ना। तो आप अगर डाइट में अपने अंकुरित लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अंकुरित डायरेक्टली नहीं खा पा रहे, क्योंकि अंकुरित से किसी किसी को गैस भी बनती है, तो बहुत सारे लोग नहीं खा पाते,
तो उसको आप हल्का सा बॉईल कर सकते हैं। बॉईल मतलब स्टीम वाला बॉईल। आपको स्टीम दिखा के उसको हल्का सा बॉईल करके उसमें हल्का सा नमक डाल के आप अंकुरित का उपयोग कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। तो वो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा सुबह सुबह। दूसरा, जैसा मैंने बताया, रेनबो डाइट आप अपनी डाइट में ऐड करिए, और सीजनल फ्रूट्स, जो भी सीजन के फ्रूट्स आते हैं जो ओरिजिनली बनाए गए हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शाकाहारी भोजन। हमें अपनी डाइट में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर ने ना ऐसा शरीर प्रदान किया है कि हम शाकाहारी ही हैं, हमें शाकाहारी ही भोजन खाना चाहिए। लेकिन मनुष्य शाकाहारी की जगह हम कुछ और ही खाते हैं, हम उल्टी सीधी चीजें बाहर की खाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो हमें ऐसा ही भोजन करना है जो हमारे लिए हितकारी है। अगर हम ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करते जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उससे बहुत सारी अनेकों परेशानियां हमारे साथ साथ हमारे बच्चे को होने की संभावना होती है। जैसे बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है, या उनके दिमाग का अच्छे से विकास अच्छे से नहीं होता, या उनके दिल का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा, या अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, याददाश्त कमजोर होती है, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं छोटे बच्चों में, जो आपका पैदा होने वाला आपको नहीं पता चलेगा उनके अंदर क्या चल रहा है। पर ये रिजल्ट आपके डाइट की वजह से भी हो सकता है। तो आपको अपनी डाइट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। 9 महीने एक ऐसी साधना करिए कि जिसमें हमें सात्विक डाइट फॉलो करनी है, और सभी प्रकार के हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, सभी प्रकार का गुण हमें अपनी डाइट में फॉलो करना है। एक और समस्या आती है गर्भावस्था के समय पे, जिसको बोला जाता है पीका। पीका मतलब होता है कि गर्भावस्था में ना महिलाओं को कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी खाने का, या बर्फ खाने का, या ऐसी चीजें खाने का मन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप में से किसी को भी होता है, या आने वाले समय में हो कभी, तो इसको साधारण मत समझिए। अगर ऐसा है तो आप अपनी डाइट में ये सोचिए कि आपको खून की कमी है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है। ये एक सिग्नल होता है। अगर आपको मिट्टी खाने का या ऐसी चीजें खाने का मन है, तो उस समय में आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में आयोडीन की, खून की, या पोषक तत्वों की, इनकी कमी हो रही है। तो आपको अपने डाइट में पोषक तत्वों को बढ़ाना है, अपने हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली, आयरन वाले, आयरन रिच डाइट आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमें महीनों के हिसाब से अपनी डाइट को कैसा बनाना है। तो शुरू के 3 महीने के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो शुरू के 3 महीने में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा मतलब फैट, ऐसी चीजें ज्यादा उपयोग करनी है। जैसे हमने पहले बताया, प्रोटीन क्यों जरूरी होता है, बॉडी का क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर को और सेफ्टी प्रदान करने में मदद करता है। और मस्तिष्क के विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे डीएचए डाइट आपको फॉलो करनी है। इसमें क्या चीजें आती हैं, जैसे कि बादाम हुआ, अखरोट हुए, अलसी हुआ, टोफू हुआ, ये चीजें। दूसरा, कोलिन वाली मतलब जिनमें मूंगफली आ सकती है, दूध आ सकता है, या फिर दूध से बनी जो भी चीजें होती हैं, मक्खन, या फिर घर में बनाई हुई दूध से बनी जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें। तीसरी होती है आयोडीन। आयोडीन में आ सकता है आपको मिल्क, दूध से मिल सकता है, ओट्स से मिल सकता है, ओट्स आप खाएं, है ना, या फिर आप केला खा सकते हैं, बीन्स, नमक, पालक से मिलता है आयोडीन बहुत अच्छा, दूध, दही, या छिलके युक्त आलू जो होते हैं ना, उनमें भी आयोडीन होता है, आप ये खा सकते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में जिंक प्रॉपर होना चाहिए। जिंक से, एक मिनट, जिंक होना चाहिए। जिंक से क्या होता है, जिंक अगर हम अच्छे से लेते हैं तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी बनी रहती है। और जिंक सबसे ज्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में, छोले में, दालों में, जो भी जितनी हमारी दालें होती हैं घर में, या फिर बीन्स वगैरह होती हैं, इनमें जिंक की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। दूसरा, बी 12, विटामिन बी 12 के लिए हम सोयाबीन का दूध का उपयोग कर सकते हैं, या फिर दूध का भी जो गाय का दूध, भैंस का दूध, इनका हम लेते हैं, गाय का दूध लें तो ज्यादा अच्छी बात है। दही या फिर मूंगफली, इनमें बी 12 पाया जाता है। लास्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो शुरू के 3 महीनों में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना है, दूध का उपयोग करना है, और नट्स में बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, या फिर टोफू, इन चीजों का उपयोग करना है। और जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, आपको उनका उपयोग करना है, और अपनी डाइट को सात्विक साधारण रखना है। उतना ही आपको ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए।
और कैल्शियम का स्रोत क्या होता है? दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आपको दूध के लिए हाँ, इसीलिए आपको कैल्शियम के लिए दूध का उपयोग करना है। आप कोशिश कीजिए आप दूध पी रहे हैं, हर रोज़ पी रहे हैं। अगर दूध नहीं पी पा रहे तो दूध से बनी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें। बहुत सी औरतें होती हैं जो दूध का कोई भी चीज़ों का उपयोग नहीं करती, तो ये आपके लिए तो हानिकारक है ही, साथ-साथ उस बच्चे के लिए भी हानिकारक है क्योंकि उस समय पे उनकी हड्डियाँ बन रही होती हैं, दाँत बन रहे होते हैं, कैल्शियम की उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो हम कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी है। दूध लीजिए या फिर दूध से बनी कोई भी चीज़ का थोड़ा-थोड़ा सेवन ज़रूर करिए। तो इसी के लिए आपको कैल्शियम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आने का रीज़न हो सकता है। जैसे कि शुरू के कुछ 3 महीनों में ऐसा भी होता है कि जो हमारी बॉडी से जो हम यूरिन पास करते हैं ना, तो उस यूरिन में कैल्शियम, प्रोटीन्स ना हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। तो अगर आपने अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को बैलेंस नहीं रखा, तो आपके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और जिसकी वजह से अगर अधिक कमी हो गई, तो ऐसा होता है किसी-किसी के साथ ये केसेस देखे गए हैं कि माँ को झटके आते हैं और झटके आते हैं उसको कहा जाता है एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया बोला जाता है। और इस कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी-कभी माँ की जान को भी खतरा होता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें अपनी डाइट को प्रॉपर्ली ध्यान में रखकर चलना है। सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम ये हमारी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। कुछ ना कुछ हम ऐसा ज़रूर खाएँ। अब बात करते हैं अगले 3 महीनों की अ, चौथा, 5वां और छठे महीने की। इस समय में हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा से युक्त खाना लेना है। इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि आयरन। आयरन में क्या होना चाहिए? आयरन में आते हैं जैसे कि गुड़ का आप उपयोग कर सकते हैं। गुड़ रोज़ थोड़ा-थोड़ा भोजन के बाद खा सकते हैं। बाजरा, रागी, दालें, पालक ऐसी सब्जियाँ या आप एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि आप भोजन ही अपना कढ़ाई में बनाएँ, लोहे वाली कढ़ाई में। जो लोहे की कढ़ाई में। ये बताया जाता है कि अगर आपके भोजन में थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है ना आयरन की, तो आप अगर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएँगे, तो आपको जो आयरन की है वो कमी नहीं होगी आपके शरीर में क्योंकि लोहे से पोषक तत्व प्रदान होते हैं। तो आप लोहे के बर्तनों में खाना बनाएँगे तो आयरन की कमी आपकी दूर हो जाएगी शरीर में। और उसका लाभ क्या होता है कि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे आपका ब्लड भी अच्छा बनता है ना? और भ्रूण और माँ के बीच में स्वास्थ्य बना रहता है दोनों का, क्योंकि माँ जो खाना खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। तो दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा अगर आप आयरन की अमाउंट को अपने बॉडी में बनाए रखेंगे, बैलेंस फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय जो ट्राइमेस्टर है उसमें आपको और क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। मैग्नीशियम ऐड करना चाहिए इस समय में। मैग्नीशियम के लिए आप जैसे बादाम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बीज बीज जैसे कद्दू के बीज हो सकते हैं, सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, अलसी के बीज या फिर भिंडी के बीज। इनके बीज आप छोटे-छोटे आप डायरेक्टली खा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खा पाते हैं तो थोड़ा-सा या तो उनके लड्डू बना के ले लीजिए या फिर जिस भी तरह से आपको सूटेबल लग रहा है, आप उन बीजों को अपनी डाइट में ऐड करिए, उससे मैग्नीशियम की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी के लिए बेस्ट सोर्स है धूप में बैठना आप शुरू करिए। सुबह को उठिए, ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो थोड़ा-सा बस 6 बजे तक उससे कोशिश करिए आप जल्दी ही उठें क्योंकि ये 9 महीने आपका गोल्डन टाइम है जिस समय आप एक नई संतान को जन्म दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि उस समय हम ऊर्जा अपने लिए ही ग्रहण कर रहे हैं, है ना? तो सुबह की धूप लेंगे तो आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी पूरी होगी। विटामिन डी के और भी सोर्स हैं जैसे मशरूम खा सकते हैं आप, बादाम ले सकते हैं, दूध, दही, दूध उत्पाद, इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी पूरी हो जाएगी। अब लास्ट बात आती है 3 लास्ट के 3 ट्राइमेस्टर्स की मतलब लास्ट के 3 महीने। 7वाँ, 8वाँ और 9वें महीने की। तो इस समय में आपके बच्चे का जो होता है सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। उस समय जितनी भी कमियाँ पूरी होती हैं वो अगले 3 महीनों में पूरी हो रही होती हैं, लास्ट के 3 महीने में। और उस समय में भी औरतों में क्या देखा जाता है गर्भावस्था के समय में कि कब्ज़ की दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो कब्ज़ के लिए आपको क्या करना है अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में फाइबर की अमाउंट इक्वली ऐड करनी है। फाइबर प्रॉपर होना चाहिए आपकी डाइट में। फाइबर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे चोकर युक्त आटा होता है, मतलब आपको आटे को बहुत बारीक करके नहीं खाना कि उसमें से आपने सब कुछ छान दिया और फिर आप खा रहे हैं, नहीं। उसको जैसा है वैसा का वैसा ही खाइए, उसमें से चोकर हटाना नहीं है। तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा करेगा और गैस, ब्लोटिंग वगैरह बनने की समस्या कम होगी। बिना पॉलिश किए हुए चावल यूज़ करिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सूजी,
फल या जूस, आप कोशिश करिए जूस ना लें, डायरेक्ट फल ही खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और लौकी, तुरई, ऐसी चीजों से हमारी बॉडी में फाइबर की अमाउंट अच्छी बनी रहती है और आपको गैस की और ब्लोटिंग की कमी नहीं होगी। लास्ट होता है हमें पूरे 9 महीने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। पूरे 9 महीने में हमें अपनी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, ये हमारे पूरे 9 के 9 महीने हमारी डाइट में जरूर होने चाहिए। तो विटामिन सी के लिए नींबू, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी। विटामिन ई के लिए बादाम, मूंगफली, पालक। और विटामिन ए के लिए गाजर, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर या फिर लाल शिमला मिर्च और दूध और रंगीन फल, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। तो हमें पूरे 9 महीने विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, इनका अपनी डाइट में बैलेंस बनाकर रखना है। तो ये सब हमने बात कर ली भोजन के बारे में। तो अब एक लास्ट बात करते हैं कि हमें अपने भोजन को संस्कारित बनाने की, जैसे हमने बात करी, तो इसमें सबसे एक मेन चीज है जो महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, वो है बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व यज्ञ क्या होता है कि हम अब जो भोजन बना रहे हैं उसकी थोड़ी सी आहुतियां ईश्वर को प्रदान करें, या फिर जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, है ना, उन सबको हम ईष्टों को, अपने ईष्ट को, अपने देवताओं को, उन सभी को हम आहुति के माध्यम से अन्न उनको भी भोग लगा दे। तो उससे क्या होता है, हमारा भोजन संस्कारित हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। तो उसमें अगर कोई भी कुसंस्कार हो भोजन में, या कोई भी नकारात्मकता उस भोजन में होती है, तो वो नष्ट हो जाती है और वो भोजन सुसंस्कारित होकर हमें क्या है, अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है, सात्विक गुण हमें प्रदान करता है। तो ये सारी बात हो गई भोजन के बारे में, डाइट के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है हमारी इन पूरे के पूरे 9 महीने गर्भावस्था के समय में। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका दिमाग की स्थिति होगी, वैसा आपके बच्चे का विकास होगा। आप खा पी रहे हैं उसका तो प्रभाव पड़ता ही है बच्चे पर, साथ ही साथ आप जैसा चिंतन कर रहे हैं, जैसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शिशु पर। जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक बार एक रिसर्च करी गई थी जिसमें एक माँ होती है, वो उनको जब पहला बच्चा होता है वो बहुत साल बाद हुआ, है ना। तो उस समय में उनको बहुत स्ट्रेस था उससे पहले कि हमें इतने साल बाद बच्चा हुआ, कैसा होगा, सब कुछ ठीक है, इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बहुत टेंशन में थी। तो उनका बच्चा इतना टेंशन, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उनका रिजल्ट देखा कि वो बच्चा भी इतना ही टेंशन लेता था, हर वक्त कुछ ना कुछ बस सोचता रहता था, हर वक्त परेशान रहता था, हर वक्त सोचता रहता था। ऐसे ही बहुत सारी रिसर्च देखी गई, ऐसे बहुत सारी रिसर्च अलग अलग माँ पे करी गई कि कोई माँ ऐसी हैं जो गर्भावस्था के समय में, महिला ऐसी हैं कि जो मंत्र जप कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो केवल अपने कार्यों में ध्यान दे रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो नकारात्मकता से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं या बहुत खराब एनवायरनमेंट में रह रही हैं। तो इसका रिजल्ट, सीधा सीधा प्रभाव शिशु पर देखा गया कि जब बच्चा पैदा हुआ वैसे ही गुण बच्चे के अंदर भी देखे गए। जैसे माँ बोलती, जैसे माँ विचार करती है उस समय पे, 9 महीने के समय पे, वैसा ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही लक्षण बच्चे के अंदर मिले। तो अगर हम चाहें, अपने बच्चे को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, अपने विचारों के माध्यम से उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से हम एक उच्च कोटि की दिव्य आत्मा को भी जन्म दे सकते हैं। तो हमें अपने विचारों को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे कि पहली टेक्निक में आती है कि सबसे पहले हम सुबह को जल्दी उठना शुरू करें। उससे क्या होगा, सबसे पहले जब हम अमृत वेला के समय, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ पा रहे हैं, तो उस समय हमें इतनी ऊर्जा मिलती है सूर्य भगवान से कि इतनी ऊर्जा हमें सूर्य से पूरे दिन में नहीं प्रदान होती। इतनी ऊर्जा हम खाने पीने से भी नहीं ले सकते जितनी ऊर्जा हम सुबह के समय सूर्य भगवान से ले सकते हैं अमृत वेला के समय। कौन से समय में? ब्रह्म मुहूर्त के 4 से 6 के बीच उठकर। अब वो कैसे ले सकते हैं? आप लोग उठिए 4 से 6 के बीच, किसी भी समय जब आप उठ पा रहे हैं, उस समय उठकर सबसे पहले आप ध्यान, योग या मेडिटेशन करिए। उस समय आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप पूरे दिन इतनी ऊर्जा खाने पीने से भी नहीं ले सकते। तो सुबह उठिए और गायत्री मंत्र का जप उस समय करना शुरू कीजिए। सुबह उठकर सूरज के सामने बैठिए, शांत अवस्था में, जैसे आप बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठिए, और सूरज के सामने बैठकर ऐसी अपनी आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी करके, और उनसे ऐसा भाव कीजिए, आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए,
और ऐसा भाव हमें करना है कि जितने भी सूर्य के गुण हैं, तेजस्विता, ओजस्विता, तेज, शौर्य, ऐसे दिव्य गुण हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा हमें प्रदान हो रही है, और वही ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से, हमारी प्राण ऊर्जा के माध्यम से हमारे बच्चे तक जा रही है, और वैसे ही हमारा बच्चा सुसंस्कारित हो रहा है, दिव्य वातावरण में वो पल बढ़ रहा है और एक महान आत्मा को हम जन्म देंगे। ऐसे आप भाव करें तो आपके दिव्य गुण जो हैं, आपकी जो मानसिकता का प्रभाव है अपने बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा, और वैसे ही दिव्य गुण उसके अंदर आपको देखने मिलेंगे बाद में। तो पहली चीज़ हुई ये कि हमें सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करनी है। इसको सूर्य बाथिंग भी कहा जाता है, सन बाथिंग भी कहा जाता है, कि सुबह-सुबह पहला स्नान हमें सूर्य के द्वारा करना है। अपने आप को स्वच्छ, पवित्र बना देना है सूर्य के द्वारा, है ना? ये होता है सन बाथिंग। दूसरी टेक्नीक है, क्या करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये बोला जाता है कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है। कहते हैं ना, हम जैसा बोलते हैं वैसी वैसी चीजें हमारे आसपास होने लगती हैं। तो हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो हम इन 9 महीने ये प्रैक्टिस करें कि हम इतना अच्छा बोलें, इतना मीठा बोलें, इतना मधुर बोलें, इतना पवित्र बोलें कि उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ेगा ही। तो जब वो पैदा हो तो वो भी मीठा मधुर बोले, बहुत अच्छा लगे बोलता हुआ। तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे 9 महीने आप ये कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर अपने इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करिए, उनको धन्यवाद कीजिए कि आपने हमें ये ऐसा सुअवसर प्रदान करा, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त प्राप्त हुआ कि हम एक दिव्य आत्मा को जन्म देने लायक हैं, है ना? हम हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है आपने कि हम जैसा चाहें एक नई पीढ़ी को हम जन्म दे रहे हैं, तो एक संस्कारवान पीढ़ी को हम जन्म देने वाले हैं। तो ऐसा आपको मन में भाव करना, उनका धन्यवाद करना, आपको इस जन्म देने के लिए, आपका जीवन देने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए। और ये कार्य कोशिश कीजिए कि आपके पूरे परिवार का वातावरण ऐसा हो, क्योंकि आपके चारों तरफ के वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अकेले करेंगे तो इसका प्रभाव जितना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा प्रभाव तब पड़ेगा जब आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा। तो कोशिश करिए आपके घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट हो, आपके घर के सभी लोग करें आपके साथ में। सुबह जल्दी उठना, घर का एनवायरनमेंट थोड़ा आध्यात्मिक हो, थोड़ा शांतिपूर्वक हो, थोड़ा ईश्वर की पूजा पाठ हो, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे गुणों पर, हमारी मानसिकता पर पड़ेगा। तो दूसरा बोलना है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने बारे में अच्छा बोलिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर ईश्वरीय गुण प्रदान कर रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, हम बहुत ऊर्जावान हैं, हमारे अंदर तेज की वृद्धि हो रही है, हम तेजस्विता हैं, है ना? ऐसे-ऐसे आप अपने बारे में ही अच्छा बोलिए कि हम बहुत खुश हैं, हम खुशियाँ बाँट रहे हैं, हम हर प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। ऐसे अपने बारे में जो भी कुछ आज आप अच्छी बातें बोलेंगे ना, वो अंदर आपका जो बच्चा है वो भी सुनता है। तो वैसे ही चीज़ें उसके साथ भी होंगी। तो आपको अपने बारे में पॉज़िटिव बोलना है, उन विचारों का प्रभाव बहुत उस पर पड़ता है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, मिरर थेरेपी। आप ये कर सकते हैं, ये आराम से बैठने वाली एक थेरेपी है, जिसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा-सा शीशा आपके सामने हो। उस शीशे के सामने आपको क्या करना है, शोर-शराबे से दूर हो जाइए थोड़े समय के लिए। दिन में आप किसी भी समय ये कर सकते हैं, इसका कोई ऐसे टाइम नहीं है। किसी भी समय जब आप फ्री हैं, जब आप एकदम रिलैक्स हैं, जब आपके चारों तरफ कोई नहीं है और आप शांत वातावरण में हैं, तब आपको ये करना है। अपने सामने एक बड़ा-सा शीशा रखिए, शीशे के सामने आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जिस कंडीशन में, जिस पोज़ीशन में आपको बैठना है, आप उसमें बैठ जाइए। उसके बाद शीशे में थोड़ी देर पहले अपने आप को देखिए। शीशे में थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि शीशे में देखते-देखते अपनी पहले नज़रों से नज़रें मिलानी है थोड़ी देर। अपने आप को ही देखना है, अपने आप को फिर दर्शन करने हैं कि हाँ, हम अपने आप पे ही फ़ोकस कर पा रहे हैं। उसके बाद धीरे से आपको अपनी आँखें बंद करनी है, और जितना आपने अपने आप को देखा, फिर आँखें बंद करके ऐसा विज़ुअलाइज़ अपने दिमाग में इमेजेस बनानी है, अपने दिमाग में ही अपने आप को देखना है। अपने अंदर ही, अपने विचारों के द्वारा, अपने अंदर की आँखों के द्वारा आपको खुद को देखना है, और फिर ऐसा अनुभव करना है कि हम दिव्य चेतना हैं, हम ईश्वर की संतान हैं।
या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस आप चाहें तो फ़ोन में भी चला सकते हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा बोलने के लिए विचार नहीं आ पा रहे हैं। वैसे अच्छा सोच तो कुछ भी सकते हैं, अच्छा सोचिए। नहीं तो अपने साइड में फ़ोन रख लीजिए, या फिर मेडिटेशन वाली बहुत सारी ऐसी ऑडियो आती हैं, जो कि हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, है ना? तो आप साइड में फ़ोन रखिए और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए और वैसा-वैसा अपने दिमाग में सोचते चले जाइए। तो इससे क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, आप आँखें खोलिए थोड़ी देर बाद, कम से कम ये 10 मिनट का तो होना चाहिए कम से कम। क्योंकि मेंटल स्टेट को कंसंट्रेट होने में, स्थिर होने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है ना? तो आप 5 मिनट, 10 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करिए। उसके बाद लास्ट में आप आँखें खोलिए और आँखें खोलने के बाद आप देखिए सामने कि आपको बहुत अच्छा लगेगा उस समय। अपने बारे में पॉज़िटिव बोलिए, अपने बारे में पॉज़िटिव सोचिए। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे ना, आपके चिंतन में, आपके आदतों में, आपकी मानसिकता में बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। तो ये कुछ थेरेपीज़ थी जिनके बारे में हमने बात करी कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं इस समय में। और एक लास्ट बेस्ट चीज़ बताई गई है, ओम की मेडिटेशन या फिर गायत्री मंत्र का जप, वो तो करना ही है। गायत्री मंत्र का जब आप एक संकल्प ले लीजिए कि कम से कम 9 महीने तो हमें नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। 9 महीने हम 24 बार एक माला कर लें, जितनी ज़्यादा आप माला कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऊर्जावान, बहुत शक्तिशाली ये मंत्र है। एक दिव्य आत्मा को आप जन्म देंगे अगर आपने ऐसा किया। तो आप 9 महीने गायत्री मंत्र का जप तो निरंतर रखिए, गायत्री मंत्र का लेखन करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है साधना करिए उस समय में। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है। मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें खुश रखने में, हमें शांति प्रदान करने में। और अगर कोई ऐसी समस्या भी होती है जब आप अपना धैर्य खो देते हैं, तो उस समय में आपको धैर्य प्रदान करने में गायत्री मंत्र बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको शांति प्रदान करने में गायत्री मंत्र या ओम की चैंटिंग आपको बहुत प्रभाव देगी। तो आप कोशिश करें, सुबह को सो के उठने के बाद आप मेडिटेशन ज़रूर करें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, या फिर शाम के समय सोने से पहले या भोजन करने के बाद जब आप खाली हैं, एकदम खाली हैं, बिल्कुल शांत आपको वातावरण लग रहा है, जब आपको लग रहा है कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, उस समय बहुत ज़्यादा माइंड अच्छा है एकदम। तो उस समय एकदम रिलैक्स होके कम से कम 5 या 10 मिनट की एकदम शांत मन से आप मेडिटेशन करिए, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी धीरे-धीरे। आपके विचार अच्छे होंगे और विचारों से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है। इससे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख पाएँगे, और ऐसा आप सोचेंगे तो आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बनता चला जाएगा। और डेली अपने बारे में बोलिए कि पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। तो जैसा हम बोलेंगे ना, वैसी क्रिया हमारे दिमाग में वर्ड्स के माध्यम से सिग्नल्स जाते हैं और वैसे ही हमारे अंदर परिवर्तन आते चले जाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एक लास्ट बात बस शेयर करना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है, इसका खुद का एग्ज़ाम्पल हमारी फैमिली में मैंने देखा है। केवल बोलने की बातें नहीं हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमारे घर में ही था कि मेरे जो मामा जी हैं, उनकी जो बेटे हैं, तो उनको ऐसा हो रहा था, उनकी वाइफ़ को बहुत बार उन्होंने ट्राई किया, पर उनको बेबी हो नहीं पा रहा था। वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। बहुत बार उन्होंने ट्राई करा था, पर ऐसा हुआ कि उनको किसी ने बताया, किसी ने क्या, मेरे नाना जी ने ही उनको बताया, हमारे नाना जी ने, कि जब उन्होंने बहुत अलग-अलग डॉक्टर्स के पास दिखाया, बहुत अलग-अलग जगह वो गए, चेकअप कराया कि क्यों नहीं वो बेबी को ग्रहण कर पा रही हैं, क्यों वो गर्भावस्था में नहीं जा पा रही हैं। तो उन्होंने तो तब उन्होंने नाना जी ने उनको बताया कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, तो उन्होंने वो फॉलो करी। उन्होंने क्या करा, सुबह को अमृत वेला के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना शुरू करा। पहले वो नहीं उठती थी, पर उन्होंने 9 महीने कम से कम किया। 9 महीने दोनों, पति पत्नी दोनों ने, मामा जी के लड़के ने भी और जो भाभी थी उन्होंने भी, दोनों ने अमृत वेला में उठना शुरू करा। उस समय वो उठ के सूर्य को जल देते और ओम की मेडिटेशन करते और गायत्री मंत्र का जप उन्होंने निरंतर किया। पूरे 9 मतलब शुरू में कुछ दिन लगातार, जब गर्भधारण करने से पहले-पहले। तो कुछ 1, 2, 3 महीने में ही उन्हें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला कि कुछ महीनों में ही उन्होंने बताया कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। और फिर उन्होंने यह प्रक्रिया पूरे 9 महीने तक करी और आज उनके 2 बेटे, 1 बच्चा है, 1 लड़का है, 1 लड़की है। तो दोनों संतान इतनी प्यारी हैं, इतने तेज़ बच्चे हैं उनके कि देखकर लगता है कि हाँ, कुछ अलग है उन बच्चों में। तो गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जहाँ पर दवाइयाँ, जहाँ पर साइंस फ़ेल हो जाता है, जहाँ पर मेडिकल फ़ेल हो जाता है, वहाँ पे उपचार गायत्री मंत्र से भी होता है।
तो इसकी बस शक्ति को हमें अनुभव करने की ज़रूरत है। जब हम सच्चे मन से आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो फलित भी होती है। तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी, शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो जैसा कि आपको श्रद्धा ने बताया कि हम अपने शरीर का कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए योग और प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा और दूसरी चीज़ आहार के द्वारा और मानसिकता के द्वारा आप एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारा डाइट कैसा होना चाहिए और हमें मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, और लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल से ही लगता है कि गायत्री महामंत्र से हम क्या नहीं कर सकते, है ना? कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो एक भर जाती है, तो वो हमारे बच्चे के लिए उसका बेस्ट फ्यूचर बना सकती है। तो बहुत-बहुत बेटा धन्यवाद है आप दोनों का, श्रद्धा जी का और नंदिनी जी का, कि आज आपने पूरे गुजरात की अभी हमारे बीच 65 तक बहनें जुड़ी हुई थी। तो सभी बहनों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और बहुत-बहुत गुरुदेव माता जी की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसे आपके वो शुभकामनाएँ देते हैं और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जामनगर उपज़ोन से भी हमारी जो बहनों ने आप लोगों को एक यहाँ पर ऑनलाइन सेशन के माध्यम से जोड़ा, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शांति पाठ लेंगे। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षध्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी गर्भवती माताओं का भी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। फिर हम मंडे को 4 बजे एक्टिविटी के माध्यम से मिल रहे हैं। आप सब ज़रूर ऑनलाइन सेशन जॉइन कीजिए। धन्यवाद।